नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक जीएसटी के पूरे सिलेबस से या पूरे एक्ट से एक छोटा सा क्वेरी आया है मेरे पास रिगार्डिंग एक्शनेबल क्लेम। आप जब एक्शनेबल क्लेम के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप लॉ के जानकार हैं और आप मतलब प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको कोई डाउट नहीं है एक्शनेबल क्लेम समझने में। बट फॉर द नॉर्मल पीपल who is doing the job, who is doing performing his duty in various fields, but he is not aware about the GST Act very much, then he have problem regarding these small problems. तो उसमें से एक प्रॉब्लम मेरे पास आया है एक्शनेबल क्लेम के बारे में। क्वेरी उसमें थी, पहली बात तो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है वो नहीं समझ में आ रहा था, फिर उसमें गुड्स होगा कि सर्विसेज होगी वो समझ में नहीं आ रहा था, तो कई सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन मैं आज एक्शनेबल क्लेम के बारे में एक माइनर डिस्कशन करूँगा, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम जब आप लॉ को उठाएंगे, जब बुक्स देखेंगे, और ICAI ने भी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी बुक्स इसमें पब्लिश किया हुआ है, उसमें भी एक्शनेबल क्लेम का बहुत जगह पे मतलब जिक्र किया गया है। द एक्शनेबल क्लेम हैज़ बीन डिफाइंड एंड डिस्कस्ड एट वेरियस प्लेसेस इन दैट बुक। द एक्शनेबल क्लेम क्या है? जब हम एक्ट में जाते हैं और एक्ट में जाने के बाद हम पढ़ते हैं एक्ट को डेफिनेशन क्लॉज में, सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 आता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में जब हम जाते हैं और वहाँ पढ़ते हैं एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है एक्शनेबल क्लेम shall have the same meaning as assigned to in the section 3 of the Transfer of Property Act 1882 1882। तो इसमें यही बता दिया गया सिंपल वर्ड में कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब वही है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में सेक्शन 3 में बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि बहुत सारे एक्ट्स में, जैसे आपको मेरा वीडियो देखेंगे बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट का, तो उसमें जब आप देखेंगे तो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में कहा गया है कि उसमें हर एक काम के लिए, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में सारी चीज़ें डिफ़ाइन नहीं की गई है। उसमें बताया गया है कि बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को समझने के लिए या उसको एप्लीकेबल करने के लिए आप विभिन्न एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और बहुत सारे एक्ट, उसमें कंपनीज एक्ट, बहुत सारे एक्ट बताए गए हैं, उसके रूल्स में फ्रेम किया गया है। अब उनका रेफरेंस ले सकते हैं वेरियस डेफिनेशंस के लिए। तो ऐसा एक्ट में होता रहता है कि आप विभिन्न एक्ट के रेफरेंस को ले सकते हैं। तो जीएसटी में भी एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रेफरेंस दे दिया गया है कि आप अगर एक्शनेबल क्लेम को डिफ़ाइन करना है तो आप प्रॉपर्टी एक्ट में चले जाइए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो यहाँ से सिर्फ इतना ही कह के जीएसटी एक्ट में इसका डेफिनेशन ख़त्म हो गया। फिर जब हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में जाते हैं, धारा 3 में जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है एक्शनेबल क्लेम मीन्स। यहाँ पे वर्ड देखिए, मीन्स लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूड्स लिखा हुआ है। मीन्स मतलब मीन्स, नॉट ऐड, नॉट लेस। मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट
कोई क्लेम है, क्लेम टू एनी डेट अदर देन, लेकिन एक्सक्लूड क्या किया गया है, डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर बाय हाइपोथेकेशन आर प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हमारी समझ से जो अदर देन वाली बात है, अगर हम इसको देखें तो इससे निकल के आता है कि डेट, क्लेम ऑफ डेट, अगर आपने डेट के लिए आपके पास क्लेम है और आप उसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखते हैं तो वो तो एक्शनेबल क्लेम में आ जाएगा। लेकिन वो डेट जो सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और हाइपोथिकेशन आर प्लेस्ड बाय द मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा नॉर्मली बैंक करता है, तो एक्शनेबल क्लेम में नहीं आएगा। आर डू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, नॉट इन द पोजीशन, जो आपके पोजीशन में नहीं है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है लेकिन आपके पोजीशन में नहीं, वो एसेट आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव और द क्लेमेंट which the civil court recognizes affording grounds for relief, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent। कुल मिला के तात्पर्य यह निकलता है कि आपका किसी प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी वो भी कौन सा, मूवेबल प्रॉपर्टी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो और कोई क्लेम हो जो कि डेट से रिगार्डिंग हो, जिसमें मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्शनेबल क्लेम। ये तो डेफिनेशन था आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एज पर सेक्शन 3। अब हम फिर से जीएसटी में लौट के आते हैं। जीएसटी में एक्शनेबल क्लेम का मतलब कि हम अगर क्लेम करने के अधिकारी हैं, हमारा कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, हम कुछ उसमें से, बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एक एक्स प्रॉपर्टी है जिसमें कि हमारा क्लेम बनता है, हम उसमें अगर उसको बेचा जाए, उसको अगर डिस्ट्रॉय किया जाए, इसको संपत्ति को हटाया जाए तो मेरा भी उसमें अधिकार बनता है और उसके लिए मेरे पास कुछ लिखित पढ़त में हो तो उसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। अब जीएसटी में इसका क्या मतलब है, जीएसटी में क्या महत्व है, वो हम देखते हैं। जीएसटी में जब हम आते हैं तो उसमें गुड्स, डेफिनेशन ऑफ गुड्स, जब गुड्स के डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़। मनी और सिक्योरिटी को न तो सर्विसेज माना जाता है और न तो गुड्स माना जाता है, तो सर्विसेज के डेफिनेशन में भी मनी एंड सिक्योरिटी को एक्सक्लूड किया गया, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। मतलब गुड्स में दिया गया कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम। उसके बाद ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास and things attached to the farming part of the land which are agreed to serve before supply or under the contract of supply। मतलब फार्मिंग को भी उसमें गुड्स में माना जाता है, क्रॉप्स वगैरह को। तो अब एक क्लियर समझिए कि डेफिनेशन से जब हम हटते हैं, डेफिनेशन में बता दिया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट में चले जाइए, वहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए। जब डेफिनेशन से हम आते हैं जीएसटी के एक और डेफिनेशन को पढ़ते हैं, गुड्स को, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्शनेबल क्लेम इज़ द गुड्स। एक्शनेबल क्लेम इज़ द गुड्स, काइंडली नोट दिस।
पॉइंट, एक्शनेबल क्लेम इज द गुड्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। फिर जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो एक शेड्यूल 3 दिया गया है। शेड्यूल 3 कहता है कि फॉलोइंग थिंग्स, उसमें एक लिस्ट दिया हुआ है, फॉलोइंग थिंग्स आर नाइदर द सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब उसमें शेड्यूल 3 में जो आता है वो नॉन टैक्सेबल आइटम है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी में बताया गया है कि टैक्स जो है वो सप्लाई पे लगता है। और शेड्यूल 3 कहता है कि जो शेड्यूल 3 मेरे अंडर में कवर होती हैं चीज़ें, शेड्यूल 3 के अंडर में कवर होती हैं, वो तो न तो गुड्स हैं और न तो सर्विसेज हैं। तो जब न गुड्स हैं और न तो सर्विसेज हैं तो उस पर टैक्स लगने की बात ही नहीं है, क्योंकि जीएसटी गुड्स और सर्विस दो के ऊपर ही लगता है, गुड्स हो या सर्विस हो। तो जीएसटीआर मैं कह रहा हूँ, शेड्यूल 3 में इन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगता। उसमें से एक चीज़ है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन उसमें 3 एक्सक्लूजन दिया गया है कि एक्शनेबल क्लेम सिर्फ इन 3 चीज़ों के बारे में हो तो आप उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स मान सकते हैं। वो क्या क्या है? लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी का ख़रीद बिक्री, बेटिंग लगाते हैं आप और गैम्बलिंग करते हैं तो वो एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। अब आपको इन 3 चीज़ों से, एक्शनेबल क्लेम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी आप 3 चीज़ों से समझिए। लॉटरी, अगर आप जीतते हैं तो आपके पास एक पर्ची ही होती है, लेकिन आपके पास एक्शनेबल क्लेम है कि मैं लॉटरी की पर्ची दिखा के पैसे ले सकता हूँ। दूसरी चीज़ गैम्बलिंग, जुआ, बेटिंग, वो भी एक तरह का जुआ। तो उसमें आपके पास अथॉरिटी होती है, हॉर्स रेस वगैरह, कि आप पैसे ले सकते हैं, जीती हुई अमाउंट आप ले सकते हैं। शेड्यूल 3 कहता है तो कन्फ्लिक्ट, देखिए गुड्स के डेफिनेशन में आता है कि ऑल द एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, लेकिन शेड्यूल 3 कहता है कि सिर्फ 3 चीज़ें गुड्स या सर्विसेज की डेफिनेशन में आती हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और सारी नहीं आती। इसका मतलब जीएसटी कहता है कि एक्शनेबल क्लेम हम सिर्फ 3 चीज़ों को ही मानते हैं एज़ पर शेड्यूल 3। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो रेट ऑफ टैक्स दिए हुए होते हैं, मतलब रेट ऑफ जीएसटी दिया होता है कि किस टैरिफ में, किस हेडिंग में, किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। जब मैं उसमें देखा तो उसमें मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। आश्चर्यचकित इसलिए हुआ कि गुड्स के डेफिनेशन में कहता है कि एक्शनेबल क्लेम इज़ गुड्स, दूसरी तरफ कहता है शेड्यूल 3 कि ओनली 3 एक्शनेबल क्लेम्स आर आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन रेट लिस्ट कहता है कि लॉटरी पे जो रेट लगेगा वो गुड्स के लगेंगे, तो गुड्स वाले रेट में लॉटरी कवर हो जाता है और बाकी गैम्बलिंग वगैरह जो है वो सर्विसेज में कवर हो जाता है। तो मतलब लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग ये एक्शनेबल क्लेम है एज पर शेड्यूल 3, लेकिन उस एक्शनेबल क्लेम में भी लॉटरी जो है वो गुड्स है और बाकी सर्विसेज हैं, जबकि गुड्स के डेफिनेशन में कहा गया है कि एक्शनेबल क्लेम इज़ द गुड्स। तो सर्विसेज कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, नया नया लॉ बना है तो सेटल होने में टाइम लगेगा। अब एक चीज़ और आते हैं, जब गुड्स या सर्विसेज के डेफिनेशन में आप जाएंगे, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया था
कि एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। तो मनी एंड सिक्योरिटी जो है न तो गुड्स है और न तो सर्विसेज है, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अब जब बेटिंग एंड गैम्बलिंग में जाते हैं, जब लॉटरी खरीदते हैं, तो एक्शनेबल क्लेम जो है वो बिलोंग्स टू मनी। जब एक्शनेबल क्लेम है, लॉटरी आप खरीदेंगे, लॉटरी का से फॉर एग्जांपल आप जीत गए और आप अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए, उसमें से जो आपको पैसा मिलेगा तो वो तो मनी ही मिलेगा। तो जब मनी मिलेगा तो गुड्स और सर्विसेज, मतलब ये जीएसटी एक्ट जो है वो अप्लीकेबल ही नहीं होता मनी एंड सिक्योरिटी पे। सिर्फ उसके कन्वर्जन पे जो आपको कमीशन वगैरह मिलता है वो सर्विसेज में कवर होता है, लेकिन मनी जैसे बैंक से पैसा निकालना और बैंक में पैसा डालना, या बैंक में जो बैंक का काम है पैसे का लेन देन, पैसे का लेन देन कहीं ना तो सर्विसेज में आता है, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आता है। तो जब वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, तो जब हम गैम्बलिंग, बेटिंग और लॉटरी ये सारी चीज़ों से जीती हुई धनराशि को प्राप्त करेंगे तो एक्शनेबल क्लेम होते हुए भी वो जीएसटी में कवर नहीं होगा। जबकि वो डेफिनेशन आता है गुड्स के, गुड्स में डेफिनेशन आता है और रेट में बताया गया है कि वो सर्विसेज भी है और लॉटरी जो है वो गुड्स भी है। तो एक तरफ मनी बिलोंग करती है जिस चीज़ को, मनी जहाँ पे मनी का कंसिडर मनी इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहाँ पे मनी डज नॉट कंसिडर्ड एज गुड, डज नॉट कंसिडर्ड एज सर्विसेज। तो 2-3 जगह पे एक्शनेबल क्लेम जो है, मुझे जहाँ तक लगता है इसमें अभी मोर क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज क्लैश करता है शेड्यूल 3 से, शेड्यूल 3 क्लैश करता है डेफिनेशन से, और रेट जो है वो क्लैश करता है डेफिनेशन और शेड्यूल 3 से। तो वो कहीं ना कहीं जो है एक्शनेबल क्लेम अभी अनसेटल्ड है। वैसे मैं छोटा सा वीडियो बनाने के चक्कर में लगभग 18 मिनट का वीडियो बना दिया, 18 मिनट्स का, मोर देन 18 मिनट्स का होने वाला है। तो अगर कभी आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ पे, वैसे हालांकि एक्शनेबल क्लेम के बारे में बहुत सारा चीज़ है जो स्टडी करने की बात है और बहुत सारी चीज़ें हैं विधि गई हुई हैं जिसका हम डिस्कशन करने लगें तो काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको एक्शनेबल क्लेम से संबंधित कोई अगर क्वेरी या डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसमें मैं मोर क्लैरिटी आपको दूंगा। एक्शनेबल क्लेम छोटा सा नाम है जिसका समझ में आना सबके लिए, किसी के समझ में नहीं आया था इसलिए मुझसे उन्होंने क्वेरी किया, मैंने तो उनको समझा दिया। लेकिन आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ कि इतने कन्फ्यूज़न के बाद एक्शनेबल क्लेम को कहाँ सेटल करेंगे। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स अ लॉट, हैव ए गुड डे।